नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। जी हां, उदय सिंह का चर्चित नाम पप्पू सिंह भी है। पप्पू सिंह बड़े परिवार से आते हैं। जहां तक आपको बता दें कि इनकी पढ़ाई भी बड़े ही प्रेस्टिजियस स्कूल DPSR के पूरम से हुई है। उसके बाद पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। इनकी माता जी भी MP रही हैं और जहां तक सवाल है बहन का, वो भी MP रही हैं। बहनोई भी निखिल कुमार, जो कि दिल्ली पुलिस में कमिश्नर रहे हैं, वो भी MP रह चुके हैं और ये खुद 2 बार BJP से MP रह चुके हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन फिर कांग्रेस में चले गए 2019 में और अब जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जन स्वराज पार्टी में इन्हें आने की जरूरत क्यों पड़ी, जन स्वराज पार्टी की मजबूती क्या है, और साथ ही साथ इन दिनों एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर बहुत तरह के आरोप हैं कि कैसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हाथों कब्जा कर लिया है, ऐसा इनका आरोप है। बड़ा सवाल यह है कि सीमांचल में एक बड़ा राजनीतिक रसूख रखने वाले उदय सिंह जी अब जनसुराज का दामन क्यों थामे हैं, और साथ ही साथ जनसुराज के साथ मिलकर के इनकी आगे की क्या योजना है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे TV9 के प्लेटफॉर्म पर। उदय सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी बताइए। जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप बीजेपी में भी रहे और बीजेपी में उस दौर में रहे जब बीजेपी की हवा चल रही थी, लहर चल रही थी। फिर आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आपका परिवार राजनीतिक परिवार भी रहा है, बड़े परिवार से आते हैं और आप सीमांचल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भारी भरकम रखते हैं। फिर जन स्वराज पार्टी में शामिल होने की कोई खास वजह या राजनीति करनी है, इसलिए आपने जन स्वराज का दामन थामा है? बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो बीजेपी की कोई लहर नहीं थी, और 2004 में अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो हम बहुत कम ही लोग जीतकर सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचे थे। मेरे ख्याल 5 लोग या 4 लोग भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, उनमें सौभाग्यवश मैं भी था। फिर 2009 में जब चुनाव फिर से हुआ तो मैं अपने क्षेत्र से बिहार में सर्वाधिक मतों से या दूसरे सर्वाधिक मतों से जीतकर सांसद बना था। 2014 में मैं नहीं जीत पाया, जिस समय बीजेपी की लहर थी, और उसके कारण में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीतीश जी को कुछ मेरी बातें अच्छी नहीं लगी कि मैंने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था और अफसरशाही पर सार्वजनिक रूप से क्यों आवाज उठा दिया। तो नीतीश जी ने एक तरह से ठाना था कि मुझे चुनाव नहीं जीतना चाहिए, और मुख्यमंत्री के लिए कोई कठिन बात नहीं है और इसकी कोई बहुत अहमियत भी नहीं है कि मैं सांसद बना अथवा नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी में मैं गया कब था? मैं गया तब था जब कांग्रेस अपना राह भूलकर और यहाँ अजीबोगरीब ढंग से गठबंधन कर रही थी बिहार में। तो मैंने निर्दलीय लड़ने का सोचा था, और फिर मैंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ा तो स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुलाकर मुझे कहा था कि आप हमारे यहाँ से लड़े तो एक अजनबी से व्यक्ति को अगर देश का प्रधानमंत्री आमंत्रित कर रहा हो और मेरे क्षेत्र की जनता इस बात के लिए तैयार थी, तो मैं वहां गया था। और भारतीय जनता पार्टी कब छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी तब छोड़ा जब पार्टी विद अ डिफरेंस बिकेम ए पार्टी विद नो डिफरेंस। तो 2017-18 तक ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन कहे हुए चीजों से बहुत दूर हट रही है जिसके कारण हमारे जैसे लोग गए थे। जैसा आपने ठीक कहा, मैं सीमांचल का हूं
और सीमांचल में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और मुझसे यहाँ के लोगों को पारिवारिक और व्यक्तिगत लगाव सदियों से चला आ रहा है। जब मैं बीजेपी में गया था तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि मैं तभी तक भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा जब तक मुसलमानों के अहित की बात, दोनों में अंतर है। मैंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के हित की बात, मैंने कहा था कि जिस दिन मुसलमानों की अहित की बात होगी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और 17-18 तक ये स्पष्ट हो गया था, जिस तरह के नारे लगने लग गए थे, जिस तरह के प्रोग्राम चलने लग गए थे, कि वो मुसलमान विरोधी कार्यक्रम शुरू हो गया और ऐसे में मेरा वहां बना रहना मेरे लिए संभव नहीं था। पार्टी छोड़ दिया तो फिर कांग्रेस से बात आई तो मैंने तो उसको एक तरह से घर वापसी कहा था, क्योंकि मैंने वो कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी जहां अपने नीतियों पर चलने को वो तैयार नहीं थे। तो फिर जब कांग्रेस पार्टी से कहा उन्होंने, मैं चला गया कांग्रेस पार्टी में बहुत सहज रूप से। 2019 का चुनाव लड़ा और 2019 के चुनाव में मुद्दा तो एक ही था, वो कथित रूप से आतंकवादी हमला पुलवामा में और उसका एक जवाब बालाकोट में। तो देश का मूड ही वैसा था कि किसी और के जीतने का प्रश्न नहीं था, इसलिए मैं चुनाव हार गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जन सुराज की बात करके करें पंकज जी, तो जन सुराज में की शुरुआत से मैं उसके साथ हूं, बल्कि प्रशांत किशोर जी के साथ मैं और 2-4 और लोग ही मिलकर जन सुराज अभियान की कल्पना हम लोगों ने की थी और इसमें अग्रिम रोल, जैसा आज भी है, प्रशांत जी का रहा। और उन्होंने, आपने देखा है कि पिछले जो कुछ वर्षों में उन्होंने किया है उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसकी तुलना की नहीं जा सकती। दरअसल जिस तरीके से जिस तरीके से जमीन पर उतर करके और गांव-गांव जा करके उन्होंने यात्रा की है, मुझे नहीं लगता उनका मैच किसी और पार्टी में है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अगला सवाल, उतना ही नहीं पंकज जी, उतना ही नहीं, एक मिनट पंकज जी, उतना ही नहीं। मैं उनकी तुलना कभी कभी ध्यान में ऐसे आता है कि जैसे सिद्धार्थ जी ने, जो गौतम बुद्ध बने, अपने राजमहल को छोड़कर और तपस्या करके ज्ञान के पौध के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया और फिर पूरे संसार के दुख हरने के लिए जो रास्ता बताया कि बुद्ध धर्म में क्या गुण है, उनसे मैं डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उसी तरह की जिंदगी प्रशांत किशोर भी बिता सकते थे। ऐशो आराम की जिंदगी, बिना किसी परेशानी की जिंदगी, बड़े लोगों के बीच में रह के अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने मेहनत की कमाई को बिहार में लाकर जलाना, और जलाना ऐसे नहीं कि कुर्सी पर बैठ के जला रहे हो, नंगे पांव वर्षों तक बिहार के हर गांव में घूमना, ये किसी तपस्या से कम नहीं। इसलिए उस बात पे तो जितनी जो कुछ कहा जाए वो कम नहीं। मैं आप निश्चित तौर पर आपने बहुत कुछ प्रशांत किशोर में देखा होगा और आप इसीलिए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। लेकिन मेरी जानकारी में पैसे जलाने में, पैसे खर्च करने में आपकी भी बड़ी भूमिका है। आपको बैकबोन कहा जाता है। आप बड़े घर से आते हैं, आपका बड़प्पन है, आप अपने को अदना आदमी कह रहे हैं, लेकिन आपकी माता जी भी एमपी रहीं, आपके पिताजी सिविल सर्विसेज में थे, आपके बहनों ही बड़े नामचीन कमिश्नर रहे, आपकी बहन जो है वो भी सांसद रहीं, आपके नाना भी, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आप बड़े परिवार से आते हैं। तो एक सवाल जो मेरे मन में उठता है और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति जिस तरीके से बदली है
और उसमें जो कहा जाता है कि तथाकथित, वैसे मैं समझ नहीं पाता हूं कि ऊंची जातियों में भी कितने गरीब लोग हैं, लेकिन यह जो कहा जाता है कि ऊंची जाति के लिए अब राजनीति का कोई स्कोप नहीं रह गया, कम से कम वो ड्राइविंग सीट पर नहीं रह सकते। आपको नहीं लगता जन स्वराज में उदय सिंह, जन स्वराज में प्रशांत किशोर जैसे बड़े आदमी हों, ऊंची जाति के लोग हों, उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाना बिहार जैसी राजनीति में, जिस स्टेट की राजनीति जाति पर ही टिकी हुई नजर आती है, मुश्किल नहीं दिखाई पड़ रहा? आपको नहीं लगता जो अल्टरनेटिव आप देने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में सफलता बहुत दूर है? पंकज जी धन्यवाद। पहली बात तो मुझे आपने बड़ा आदमी कहा, लेकिन मेरा मानना है कि बड़ा आदमी न तो लोग अपने पूर्वजों के किए से बनता है और न पैसों से बनता है। बड़ा आदमी तो अपने सोच और कर्म से बनता है। फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जन स्वराज में हूं, लेकिन जन स्वराज में मेरे पैसे नहीं हैं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जातियों की बात पूछी और आपने, ये आपकी मेहरबानी कि आपने ये कहा कि इसमें उदय सिंह है और प्रशांत किशोर है। आपको तो कहना चाहिए कि इसमें उदय सिंह है और प्रशांत किशोर पांडे हैं, क्योंकि यही लोग इसको गढ़ है। हमें फक्र है जिस जाति में हमने जन्म लिया है, कहीं से भी हमें इस बात का अफसोस नहीं, फक्र है, फक्र करते हैं। लेकिन हमारे कर्म बताएंगे, प्रशांत जी के कर्म। और मैं तो सार्वजनिक जीवन में इतने सालों से हूँ, 10 वर्ष सांसद रहा, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मेरे जाति के लोग मुट्ठी भर भी नहीं, मेरे ख्याल 25, 30, 35 हजार होंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं उनमें से नहीं हूं कि अपने लिए कोई सीट तलाशूं जहां मेरी जाति के ही लोग हों तो मैं चुनाव लड़ूं, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। ये बिहार को जबरदस्ती हमारे नेताओं ने ये जातीय जाल में उलझाया है, क्योंकि उनके पास और कोई नैरेटिव है नहीं गढ़ने के लिए। जैसा आप अपने प्रश्न में पूछ रहे थे कि आप भी जानते हैं कि ये कहने को जो ऊंचे जाति के लोग हैं इनकी आज जिंदगी जीवन की स्तर क्या है, ये आपसे भी छुपी हुई बात नहीं, ये नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से भी छुपी हुई बात नहीं है। ये जो कभी कभी भूरा बाल और काले बाल की बात करते हैं, ये भी जानते हैं कि ब्राह्मणों के घर में, राजपूतों के घर में, भूमिहारों के घर में किस तरह की गरीबी है। उस गरीबी की जब चाहे आप तुलना किसी भी पिछड़े जाति या अति पिछड़े जाति से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो कुछ वर्ग जिनसे ऐतिहासिक तौर पर गलत हुआ हो या उनकी अनदेखी की गई हो, तो हमारे संविधान ने दलितों के लिए दिया था, उसके बाद बढ़कर लोगों ने पिछड़ी जातियों के लिए दिया, बिल्कुल उचित है। उसी पिछड़ी जाति में से फिर अति पिछड़ी जाति निकल के आई, दलित में से महादलित निकल के आया। मैं इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ में नहीं हूं, मैं तो इसको और सुदृढ़ करने के फिराक में रहता हूं। मैं तो पार्लियामेंट में बोल चुका हूं कि ये क्या 20% और 15% की बात करते हैं, आप इसको बढ़ाइए, लेकिन कहां बढ़ाए? जब शिशु का जन्म होता है वहां से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक, तो आप उसका हाथ थाम नहीं रहे हैं, कहने को ये आंगनबाड़ी बना दिया है, जो माहौल है। तो मैं तो चाहता हूं कि ये और बढ़े, और जो लोग कमजोर वर्ग के हैं उनको और जितनी सहायता हम दे सके दें। लेकिन क्या इसका मतलब है कि जो जन्म से अगली जाति का है उसके साथ हम अनदेखी कर दें? आज पॉलिटिकल पार्टीज अगली जाति के लोगों को लायबिलिटी मानती, टिकट तो उनको देना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, लेकिन सम्मान नहीं देती। वो चाहती है कि हमारे फेस कोई सवर्ण न बन जाए। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि साहब पांडे जी आपके सूत्रधार और सिंह साहब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये क्या बात हुई? ये क्या हमें शर्मानी चाहिए कि हम कहां जन्म हुए? पहली बात, ये मेरा अख्तियार था कि मैं राजपूत घर में जन्म लूं या यादव घर में जन्म लूं या मैं दलित घर में जन्म लूं, मेरा अधिकार होता है, किसी का अधिकार है कि कहां जन्म लेता है। लेकिन इसको एक आधार बनाकर, इसको एक सोच बनाकर कि
अब फॉरवर्ड वाले नेतृत्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं सक्षम हूं तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं सक्षम नहीं हूं तो मैं सबसे ऊंची जाति का ब्राह्मण हूं तो भी नहीं कर सकता। ये तो मैं कितना सक्षम हूं उस पर निर्भर होगा ना। मेरी विजन क्या है, मैं कर क्या सकता हूं, मैं डिलीवरी क्या कर सकता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरी जाति क्या है। जाति जन्म से होता है, आदमी अपने कर्म से जाना जाता है। जन्म और कर्म का क्या मतलब? और मैं जन स्वराज की तरफ से कह दूं कि मेरे अगली जाति के लोग बिहार में इस चीज को बिल्कुल सुन लें कि एक तो मैं गलत बात करता नहीं, मैं अगली जाति को पीछे जाने से रोकूंगा, उनको पीछे नहीं जाने दूंगा। ये मेरे बैकवर्ड वाले भी दोस्त सुन ले, मेरे अति पिछड़े भी सुन ले, मेरे दलित भी सुन ले, और मेरे फॉरवर्ड भी सुन ले, मेरे मुसलमान भी सुन ले। सबको आगे लाऊंगा बराबरी से। आप अगली जाति के हैं तो आप पीछे चले जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। और खुले कह के, छुपा के नहीं कि यार तुमको टिकट दे रहे हैं लेकिन बोलना नहीं, ऐसा नहीं। कह के करेंगे, हमारे समाज के अंग है वो, उनको हम कैसे पीछे नहीं, छोड़? ये बात तो आप, लेकिन आप व्यवहारिक पहलू को भी तो देखेंगे ना। आपकी पार्टी भी तो ये बात करती है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपकी पार्टी भी ये बात करती है और आप भी ये बात करते हैं कि भाई संख्या के हिसाब से हम टिकट देंगे। तो व्यवहारिक राजनीति में जाति की बात तो आप भी कर रहे हैं, इस बात से आप भी पीछे नहीं है। पंकज जी बिल्कुल आएगी, मैं कहता हूं वो बिल्कुल आएगा, और जितनी सीटें मिलनी चाहिए जिसको उतनी ही मिलेगी। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि टिकट मिलना एक बात, समाज में सम्मान मिलना दूसरी बात। ये कहा लिखा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, में कहा लिखा है कि आप शीर्ष नेतृत्व में नहीं रहेंगे तो आप पांडे कहलाने लगेंगे। ये क्या मतलब था जगदानंद जी का और लोगों का कहने का कि ये प्रशांत किशोर ने, ये प्रशांत किशोर पांडे है? पांडे कोई गाली है क्या? पांडे कोई अपशब्द है क्या? पांडे होना गुनाह है क्या? पांडे को बुद्धि नहीं हो सकती, सिंह को सक्षमता नहीं हो सकती उसमें? नहीं, पर संख्या नहीं है ना। लोकतंत्र तो संख्या का खेल है, मेजॉरिटी का खेल है। इसलिए अब पांडे मुख्यमंत्री नहीं होगा, अब सिंह मुख्यमंत्री नहीं होगा, अब भूमिहार मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये आप कितने भी कैपेबल हैं, आप चाणक्य हो सकते हैं, चंद्रगुप्त नहीं हो सकते। अभी देख लीजिए, राजनीति का तकाजा यही है। आप उत्तर प्रदेश देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, बीच में हिंदुत्व के चोले में छिप जा रहे हैं, लेकिन यहां भी सवाल उठ रहा है कि जाति क्या है। और जब से कांग्रेस जोर से बोलने लगी है कि भाई जातीय जनगणना कराओ, कांग्रेस तो कह रही है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं नीची जाति के लोग हैं, पत्रकारों में क्यों नहीं, आप में से कितने लोग पिछड़ी जाति के लोग हैं। कांग्रेस तो इस तरीके से आगे बढ़ करके बोल रही है। तो वही मैं कह रहा हूं कि देश में जब हवा इस ओर बह रही है तो आप उल्टा कैसे चल सकते हैं, या सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं? पंकज जी, हम चाणक्य भी बन सकते हैं और चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं। उदाहरण सामने रख देता हूं। अभी तो मैंने किसी और प्रश्न के उत्तर में आपसे कहा कि मैं यहाँ का सांसद हूँ पूर्णिया का, वहां मुश्किल से फॉरवर्ड जाति के ही लोग 1.5 लाख से कम है, और राजपूत जाति के लोग तो 30-35 हजार हैं। और मैं आज सांसद नहीं हूं, लेकिन इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि मेरी लोकप्रियता किसी भी सांसद से ज्यादा ही होगी, कम नहीं है। तो लोग ऊंची जाति को भी उतने ही जोर से स्वीकार करना चाहते हैं। ये बात हमारे समाज में नहीं गई है। ये जहर ये नेता घोलते हैं, जनता नहीं घोलती, लोग नहीं घोलते। आज भी किसी पिछड़े दलित मुसलमान के यहाँ कुछ होता है तो वो बिल्कुल अख्तियार से उदय सिंह के पास दौड़े हुए आते हैं, और उदय सिंह भी उतनी तीव्र गति से वहां दौड़ा हुआ जाता है। इसलिए ऊंची जाति का हो जाना और चाणक्य और चंद्रगुप्त से हमें वंचित रख देना, यह संभव नहीं है। रह गई बात कांग्रेस पार्टी, भाई कांग्रेस पार्टी तो वो हर चीज करेगी, डेस्परेट हो रही है कि सत्ता में कैसे आए।
उसको जो सही रास्ता है वो दिखता नहीं है। आपने अभी कहा कि हवा तो उधर की बह रही है, तो आप क्या करेंगे? हवा से तो विपरीत ही चलना होगा ना। अगर बिहार में हम सुधार लाने की बात कर रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसी हवा के दिशा में चले जहां हवा बह रही है, तो 35 वर्षों से जो हो रहा है हम भी वही करने लगे। हम तो हवा के विपरीत अभी भी चल रहे हैं। हम कहाँ हवा के साथ चल रहे हैं, हम तो हवा के उल्टे तरफ चल रहे हैं। कभी देखा है प्रशांत किशोर जी जैसे आदमी को पैदल घूमते हुए? वो हवा नहीं है। 35 वर्षों से कोई क्यों नहीं घूमा? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी इतने नौजवान हैं, फिट है, क्यों नहीं घूमे? क्योंकि हवा नहीं है। हवा उधर को है कि बड़ी बड़ी बातें करो। नहीं, आप देखिए, आपके सामने है सर। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी में कम से कम प्रदेश अध्यक्ष वैसे लोग होते थे जो संघ बैकग्राउंड, एबीवीपी बैकग्राउंड, या जिनका मूलतः बैकग्राउंड बीजेपी का ही होता था। देखिए, दिलीप जायसवाल आ गए, कांग्रेस में थे, यहां प्रदेश अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर संजय जायसवाल आरजेडी में थे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। सम्राट चौधरी कई पार्टियों में थे, यहां सबसे बड़े नेता हैं। तो दरअसल ये जाति ही मजबूरी है ना, जिसको बीजेपी भी एक्सेप्ट कर रही है। और बार बार प्रधानमंत्री भी दुहाई देते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, मेरा अपमान हुआ है। तो ये कहने का मतलब ही यही है ना कि भाई पिछड़े की संख्या ज्यादा है, उसका वोट ज्यादा है, लोकतंत्र में वोट बोलता है। इसलिए लोग एसोसिएटेड फील तभी करेंगे जब हम पिछड़ी जाति को ऊपर जगह देंगे, नेतृत्व में आगे लाएंगे। पंकज जी, जब अपने छोटे बच्चे को हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर सुई देने की तैयारी कर रहा होता है, तो बच्चा रोने लगता है। तो डॉक्टर, जो चतुर डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? एक टॉफी अपने ड्रॉअर से निकाल कर उस बच्चे को दे देता है। वो बच्चा जब तक टॉफी को खोल के खा रहा होता है, तब तक वो सुई दे चुका होता है। ये तो आपने देखा ही होगा, अपने घर में भी देखा होगा। आजकल इसी तरह की राजनीति, हम लोगों के कष्ट को तो समझ नहीं पा रहे, और अगर समझ पा रहे हैं तो मेरी नीयत नहीं है कि उसको मैं सुधारूं। तो मैं सबसे आसान तरीके से कैसे लुभाऊंगा? तो इससे शर्मनाक बात हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके जातियां गिनवाता है। मेरे फलाने भाई, मेरे ढिमकाने भाई, मेरे ये भाई, मेरे यादव भाई, मेरे फलाने भाई, और जानबूझकर उसमें से हर अगली जाति का नाम ही नहीं लेता कि वो कहे मेरे भूमियार भाई, मेरे, अगर नाम ही गिना रहे हो तो गिना देते मेरे पांडे भाई, मेरे ब्राह्मण भाई, मेरे राजपूत भाई, नहीं। और फिर कहता है मैं समझता हूं क्योंकि मैं भी पिछड़ी जाति का हूं। आप पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री हो, आप उदय सिंह के प्रधानमंत्री नहीं हो। रह गई बात दिलीप जायसवाल पे, आप आए थे। माफ कीजिएगा, ये जो चीजें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, यही सब तो कारण बना था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग दरकिनार हो गए। मैं अकेला थोड़ी। कीर्ति आजाद को ले लीजिए, वो कोई बुरे नेता थे क्या? शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, वो कोई बुरे नेता थे क्या? दुनिया भर के आपको नेता मिल जाएंगे उदय सिंह जैसे, जो चले गए, जो सोचकर उन्होंने कुछ और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना की भी थी, अपने मन में सजा रखा। अब यहाँ हर तरह की वो गलत चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। कहीं पैरवी चलता है, कहीं पैसा चलता है, पद खरीदे जाते हैं, पद बेचे जाते हैं, टिकट बेची जाती है। ये सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है, सब इसकी चर्चा करते हैं। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी कहां? मैं तो पहले कह दिया था कि पार्टी में तो डिफरेंस ना हो। ये पार्टी विद सच डिफरेंस हो गई कि ये अभी तो जिसको कहते हैं राइडिंग हाई हॉर्स पे है, अभी इनके पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन जिस दिन ये परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे नहीं टिक पाई। ये आप लिख लें, मैं आज कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने आप को किसी तरह ठोस थाम के इतने दिन रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वो भी नहीं कर पाई। क्योंकि विचार नाम की चीज अब भारतीय जनता पार्टी में बच ही नहीं गया। एक ही विचार बचा है
किसके जूते को चाटकर, किसके जेब को गर्म करके कहां पहुंच सकते हो, इसी की होड़ है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो कह रहे हैं। हमने जब दिलीप जायसवाल की बात उठाई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बिहार के बहुत सारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने व्हाट्सएप मैसेज किया, कमाल, धमाल, एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्या दिखलाता है? आज तक दिलीप जायसवाल के बचाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया दिल्ली में या पटना में? अब ये सीमांचल में चुटकुंजिए नेता कुछ इधर उधर बोल देते हैं, तो इनका क्या वैल्यू है? लेकिन दिलीप जायसवाल जिसको नहीं कंट्रोल कर पाए, एक भी उनके सपोर्ट में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बात में सच्चाई है। दिलीप जायसवाल ने खुद क्यों नहीं अभी तक जवाब दिया? अभी तो ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट है पंकज जी। अभी तो ऐसे ऐसे विस्फोट होंगे कि कहीं इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। अभी तो हमने शुरू किया है, हम तो वेट कर रहे हैं ये जवाब दें। नहीं, और ये इसलिए हम आपको बता दें, 18 तारीख के बाद प्रधानमंत्री से ये पूछने वाले हैं 18 तारीख को कि क्या वो बिहार में ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करेंगे जो उनका प्रदेश अध्यक्ष है, जिसपे हत्या की हम आरोप लगा रहे हैं। 164 का बयान है उसके खिलाफ, संज्ञान लिया है कोर्ट ने उनपे हत्या के चार्ज का। वो पीड़ित परिवार सिख समुदाय के प्रेस के सामने आकर अपना दुखड़ा गा रहे हैं। ऐसे आदमी के साथ प्रधानमंत्री मन साझा करेंगे? इच्छा है, बिहार के लोग देखेंगे, देश के लोग देखेंगे। नहीं, पर नहीं, ये बात बिल्कुल आपने, मैं इसी सवाल पर आ रहा था, आपने बड़ा राइट सवाल उठाया है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता दिलीप जायसवाल के डिफेंस में नहीं आए, पब्लिकली तो नहीं बोल रहे हैं। क्या माना जाए, ये प्रशांत किशोर का डर है, या ये माना जाए कि अंदर पार्टी में ये भरोसा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ दिनों तक प्रोग्राम करता रहा, पूछता रहा लोगों से, तो प्रवक्ता तक चुप रहे। 4-5 दिन बाद प्रवक्ता आए और उन्होंने पूरे आरोपों को निराधार बताया। पर कहा शुरुआत में यह जा रहा था कि दिलीप जायसवाल खुद तमाम बातों का जवाब देंगे, पर अभी तक दिलीप जायसवाल बाहर नहीं आए हैं। तो मैं आपसे अगला सवाल यह पूछना चाहूंगा कि चलिए, उनके साथ उनकी पार्टी खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है कि या तो बीजेपी डिवाइडेड हो, या ये हो सकता है कि जो आपने आरोप लगाया हो उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं को दम दिख रहा हो, वजह कुछ भी हो सकता है। पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने भी कहा कि 50 ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के लोग लाभान्वित हुए हैं, वो विपक्ष के नेता हैं और वो दिलीप जायसवाल से लाभान्वित हुए हैं। और एक आईपीएस पे आपने आरोप लगाया, क्योंकि अभी आपने कहा कि उन पर मर्डर का केस है, 164(3) में बयान है, और उस आईपीएस ने इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दे दिया, बदले में अपनी पत्नी को एमबीबीएस की डिग्री दिलाई। तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने आरोप तो लगाया, पर 50 नामों का उद्भेदन क्यों नहीं किया, एक्सपोज क्यों नहीं किया? क्या आप भी अरविंद केजरीवाल की तरह आरोप लगाएंगे और बाद में भाग खड़े होंगे? लोगों के मन में यह सवाल है। अरविंद केजरीवाल भी सबको गलत बताते थे और बाद में फिर कोर्ट में जब मामला जाता था तो माफी मांग लेते थे। वो एक नैरेटिव बना लेते थे, परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते थे, और बाद में एक हल्का सा न्यूज़पेपर में आता था कि उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। कहीं ऐसा आप तो करने वाले नहीं है? हम लोग माफी मांगने वाले नहीं हैं। और आपके प्रश्न के उत्तर में बता दूं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा प्रशांत किशोर जी को, तो हमने वहीं स्पष्ट कर दिया था कि ये पहला इंस्टॉलमेंट है हमारा। हम फिर बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब दिलीप जायसवाल इन बातों का जवाब देंगे। अब इन बातों के जवाब पर आते हैं। आपने 2 वजह रखे कि उनके जवाब नहीं आए। एक तो रखा कि लोग प्रशांत किशोर से डर गए, और दूसरा कि उन सभी लोगों को सत्य दिखा इन आरोपों में, तो वो अपने आप को बचा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी कोई डॉन माफिया गुड्डे तो है नहीं कि उनसे कोई डरेगा। तो दूसरी बात सत्य है कि सभी लोग जानते हैं
कि ये आरोप जो है, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। और इसमें सिर्फ वो जो कहावत है ना, हमाम में सभी नंगे हैं, तो इसमें तो बीजेपी क्या, जेडीयू क्या, आरजेडी क्या, भाई हमने तो ये भी कहा, सबसे संगीन बात कही हुआ कुछ नहीं रहे। हमने तो कहा कि आदरणीय राबड़ी जी ने इनको मुंह भोला भाई कहा है। क्यों कहा, जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझे लगता है जनता जानना चाहेगी। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक गवर्नमेंट की सीट को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था और मैनेजमेंट कोटे की सीट बता दिया था। मुझे तत्कालीन मेडिकल काउंसिल के कुछ ऑफिसरों ने फोन करके बताया, क्योंकि टीवी 9 लगातार इस पर प्रोग्राम कर रहा है, सवाल उठा रहा है। क्या यह सच्चाई है या उनके परिवार के लोगों ने भी वहां से डिग्री ली? मुंह बोले भाई क्यों हो गए राबड़ी देवी के दिलीप जायसवाल? मुंह भोले भाई नहीं हो गए, असेंबली उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बात कि में दिलीप जायसवाल मेरे मुंह भोले भाई है। सवाल ये पैदा होता है कि इसका उत्तर उदय सिंह दें। कुछ मर्यादा हम भी रखना चाहते हैं। इसका उत्तर उदय सिंह दें कि उन्होंने क्यों बोला उनको मुंह बोला भाई। इससे अच्छा या आदरणीय राबड़ी जी खुद दे दें या आरजेडी के किसी प्रवक्ता से दिला दें कि किस संदर्भ में उन्होंने मुंह बोला भाई कहा था। वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा शोभनीय होगा। जहां तक रह गई दिलीप जायसवाल की बात, ये एक काले से कोठरी में रह गए। उसमें कोई आदमी अगर हाथ डाल के सिर्फ अपना हाथ निकाल लेगा तो उसके हाथ में 4-5 काले चिट्ठे आ ही जाएंगे। इस आदमी की पूरी जिंदगी ठगी पर आधारित है। भाई ये क्लर्क भी नहीं थे, कहने में अजीब लगता है, ये तो किसी घर में कुछ और सब काम किया करते थे, वहां से ये क्लर्क वर्क बने। इनकी बात, अब ये कोई रहस्य नहीं बोल रहा मैं कि मैं को बहुत बड़ा रहस्य बोल रहा हूं। सीमांचल के सभी लोग जानते कि ये इस तरह के लोग हैं। आश्चर्य ये है, देखिए हम ये लड़ाई दो वजह से लड़ रहे हैं। एक तो सिख समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, पीड़ित परिवारजनों को हम न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल है, जो ज्यादा प्रासंगिक है राजनीतिक ढंग से, वो दिलीप जायसवाल पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी पर है कि तुम जो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हो, तो तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष का चाल चरित्र चेहरा क्या है, इस पे जवाब दो। तो इसलिए ये बात खत्म नहीं हुई है और समय आने पर हम लोग और इस पे गहराई में जाएंगे। जरा समय बीतने दीजिए, जरा प्रधानमंत्री को आके चले जाने दीजिए। और मैं एक और सूचना दे दूं, मेरी सूचना यह है कि इनको दिल्ली तलब किया गया है, दिलीप जायसवाल। इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से मिलना है, जाकर अपनी सफाई पेश करनी। और जो मैंने सुना है वो ये प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, तुरंत बाद ये जाएंगे दिल्ली और अपनी वहां पेशकश करेंगे कि इनको क्या कहना है इन चीजों के बारे में। क्योंकि उन लोगों ने भी तो अपनी जांच कराई होगी ना कि ये जो उदय सिंह और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है। ये वो लोग भी, उनको भी चिंता होगी, होनी भी चाहिए। तो ये जाएंगे वहां और फिर देखिए क्या होता है। तो फिर हम लोग और चीजें आपके समक्ष रखें। नहीं, चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, क्योंकि आप बड़े नाम हैं तो आपके चाहने वालों की भी कमी नहीं है, विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि 2019 में उन्होंने आपका विरोध किया, इसलिए आप राजनीतिक रूप से बदला ले रहे हैं, आप ही दिलीप जायसवाल के विरोध में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है? चलिए इस बात को सत्य मान लेते हैं, अपने विरोधियों को भी कभी कभी कुछ दे देना चाहिए। इसी बात को सत्य मान लेते हैं कि मैं उनसे राजनीतिक वो दुश्मनी निकाली, ठीक। तो वो मुझे गलत तो सिद्ध कर देना कि साहब आप जो चार्ज लगा रहे हो इसमें कुछ नहीं है, आप मेरे से राजनीति कर रहे हो, आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम अपने विरोधियों की बात ही सत्य मान लेते हैं ना, हम राजनीति करते हैं। मुझे राजनीति करना मना तो है नहीं, तो मैं तो ठीक कर रहा है। हूं। मैं एक दो सवाल और पूछूंगा इसी से रिलेटेड। वो ये है,
मैं 5-7 मिनट आपका और लूंगा। आपने जेडीयू और बीजेपी का भी नाम लिया। जेडीयू और बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम बता सकते हैं? और खास तौर पर जब मर्डर का आरोप आप लगा रहे हैं, इन पर जब चार्ज लगा, तो क्या इनके जो एग्रीव्ड फैमिली है वो सीएम से मिला और उसके बाद सीएम ने जांच का भरोसा दिया और फिर भी जांच प्रॉपरली नहीं हो पाया और वो एसपी साहब ने सोडी इन्वेस्टिगेशन करके सब रफा दफा कर दिया, तो वो एसपी साहब कहाँ हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगा। और जेडीयू बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम तो बता दीजिए जो उनसे लाभान्वित हुए हैं और ये इतने ऊपर तक कैसे पहुंच गए, पहुंचाने वाले कौन कौन लोग हैं? कुछ रहस्य को रहस्य रहने दीजिए जब तक समय ना आ जाए। लेकिन आपके प्रश्न में ही आपने उत्तर दिया है, बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने उस बात को पकड़ी जो बहुत लोग नहीं पकड़ पाए। जेडीयू का तो सबसे पहला काम यह है कि जब राजेश साहब के घर वाले मुख्यमंत्री के पास गुहार लगे तो मुख्यमंत्री जी उस समय इतने बेसुध नहीं हो गए थे जितने आजकल हैं, तो उन्होंने कहा भाई इसकी जांच कर। लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर भूल गए कि जांच में क्या हुआ। कोई उनके पास जाता है गुहार लगाने, कोई आपके पास या मेरे पास ही आता है गुहार लगाने, तो आपने क्या किया में उसको इंटरेस्ट कम होता है, उसके लिए क्या हो गया इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो क्या मुख्यमंत्री ने ये जानने की कोशिश भी की कि भाई ये जो मैंने भेजा इसमें कुछ कदम उठाए गए या ये लीपापोती होकर खत्म हो गया? तो इसलिए पंकज जी कैसे कहा जाए इसको, ये इतना बड़ा मामला है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल के लोग, कोई भी ऐसी दल होगी जिसके लोग बचेंगे। रह गई बात नाम लेने की, एक दो नाम जो वहीं ले लिया गया था, उसके अलावा हम लोग नाम, अगर हमने 50 कहा है तो हम 50 पे नहीं रुकेंगे, आपको 50 नाम ही देंगे। लेकिन या 51 नाम दे सकते हैं, लेकिन ये देंगे, सही समय पर देंगे, जरूर देंगे। हम लोग कोई हल्के में कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या चुनाव का इंतजार हो रहा है? जन स्वराज पार्टी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी इसको, क्या चुनाव का इंतजार हो रहा है? नहीं, हम मुद्दा इसको दिलीप जायसवाल मुद्दा नहीं बनाएंगे, वो इतने बड़े आदमी नहीं कि उनको मुद्दा बनाए। लेकिन हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जरूर मुद्दा कि जो पार्टी कहती है कि हम चाल चरित्र चेहरा लेकर आगे जाते हैं, जिसका अध्यक्ष की ये चाल चरित्र चेहरा, वो बिहार के लोगों के लिए क्या करे? इसे दिलीप जायसवाल हमारे लिए मुद्दा नहीं बनने वाले हैं, वो निश्चिंत बैठे, वो उनका कद हमारे नजर में ऐसा नहीं है। आरजेडी कहती है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं और इस तमगे को हटाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं कि रबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, आप आरजेडी को फंसा रहे हैं। दरअसल आप बीजेपी की बी टीम है। हम बी टीम, एल टीम, एफ टीम, जो उनको टीम बनाना है मुझे बना दें। मेरे बात का जवाब दे दें कि राबड़ी जी ने ये बात कही है या नहीं कही, और दिलीप जायसवाल जी ने ये किया या नहीं किया। हम ए से लेकर जेड टीम तक वो जनता तय कर देगी कि हम ए टीम है कि जेड टीम है। हम मतलब मन ग्रहण और बीजेपी के रजामंदी से, सोचिए, मूर्खता सोचिए, मूर्खता कि हम बीजेपी के रजामंदी से उनके प्रदेश अध्यक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि हम उनके बी टीम नहीं है। वाह, मतलब बोलने वाले, सोचने वालों की भी तारीफ करनी होगी कि क्या लोग हैं ये। इतना समय हम पे गुजार क्यों रहे हैं? लोगों के बीच जाए, कुछ भला हो जाए। चलिए, ये बात तो आपने बड़े साफ तरीके से कह दिया। दो बात मैं और दो सवाल और करूंगा, मेरा दो अंतिम सवाल होगा। एक, आप कहते हैं जेडीयू को 25 सीट भी नहीं आएगी और 25 सीट आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा आपने लोकसभा में भी कहा था। क्या वाकई आपको दम लगता है कि जेडीयू इस विधानसभा चुनाव के बाद कुछ रह नहीं जाएगी और जो सीट आएगी भी वो सब बीजेपी में चले जाएंगे? पंकज जी, प्रशांत जी ने कह दिया 25 सीटें आएंगी, अगर उससे ज्यादा आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे, तो वो तो कह के चले गए।
फिर कुछ लोग मुझसे मिलने आए, उसमें एक राज्य के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी है, नाम लेना उचित नहीं है, नाम नहीं लूंगा, पद भी नहीं बताऊंगा, ये कहूंगा कि वरिष्ठों में वरिष्ठ व्यक्ति मिलने, और उन्होंने कहा कि साहब आप 25 सीट कह रहे हैं, मैं जानता हूं 20 सीटें भी नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं? न वो ज्योतिषी, न प्रशांत जी ज्योतिषी, न मैं ज्योतिषी, लेकिन वो कह गए कि साहब आप 25 कह रहे हैं, मुझे मालूम है 20 सीटें भी। बहुत बहुत ज्यादा बुरी हालत है। आपको इससे पता लगना चाहिए कि इनकी जो चोरी करने की डेस्परेशन है इस समय बिहार में, मतलब अब तो ये ऑफिस के ड्रॉर को खोलने लगे हैं कि किसी ड्रॉर में अगर 10, 20, 50, 60 रुपए रखे हो तो वो लेके भागेंगे। मतलब ये तो लूट करने पर आ गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि चंद दिन हैं, आचार संहिता लग जाएगी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको मालूम है कि ये कर्ज कितना ले रहे हैं ये अजीबोगरीब चीज करके। आज आपको मालूम है कि बिहार के लोगों पर अभी आज की तारीख में हर बिहारी पर 30,000 रुपए का कर्ज हो गया है, जितना इन्होंने कर्ज ले लिया है। बिना सोचे समझे आप पेंशन बढ़ाएंगे, लाएंगे कहां से? बिना सोचे समझे आप आंगनबाड़ी दीदियों के, ये जीविका दीदियों के पैसे बढ़ाएंगे, जिसके मैं पक्ष में हूं, लाएंगे कहां से? आप पैसे कहां से लाओगे? आप 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो, 96 लाख परिवार है, करीब करीब 1 करोड़, तो आप 2 लाख करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हो। तरह आप बताना चाहोगे अपने राज्य के लोगों को, 96 लाख लोगों को आप, 96 लाख परिवार को आप दे रहे हो, 4 के हिसाब से भी करें तो आप 4 करोड़ लोगों को लाभान्वित करते हो, लेकिन आपके राज्य में 14 करोड़ लोग रहते हैं। तो क्या आप बाकी के 10 करोड़ को बताना चाहोगे कि ये 2 लाख करोड़ रुपए जो आप बांटने वाले हो, इसकी कहां से भरपाई करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एडिशनल सेस लगाकर हमारे व्यापारियों पर ऐसा थोपोगे कि वो व्यापार करने लायक न बच जाए? कहां से लाओगे 2 लाख करोड़? नीतीश जी कहां से लाएंगे? जरा इस सोच के बता तो देना। ये नहीं, ये जनसुराज कह रही है, जनसुराज कह रही है कि अगर हम 2,000 रुपए करेंगे तो ये हमारा व्यय होगा और हम इसको यहां से पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बात अक्सर पूछा जाता है कि जनसुराज किसको सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाएगी, एनडीए को या महागठबंधन को? मैं इस जवाब में बड़ा कंफ्यूज होता था 2 दिन पहले तक, फिर मैंने प्रशांत जी को एक जगह सुना और मुझे वो जवाब बहुत अच्छा लगा। हम एक्चुअली वोट कटुआ ही पार्टी है, हम वोट काट कर ये यूपीए और एनडीए को उनके घर भेजने वाले, दोनों दलों को हम घर भेजने वाले। ये मुझे जवाब बड़ा पसंद आया। मैं कहीं और था, उनका बयान सुन रहा था, ये बयान मुझे बड़ा बढ़िया लगा कि भैया हम ऐसे वोट कटुआ हैं कि हम दोनों तरफ से काट के छांट के बराबर करके इनको घर भेज देंगे, ये हम काम करेंगे। तो इस बार आप किंग मेकर आपका लक्ष्य बनना, या आपको लगता है आपकी सरकार बनेगी? बिहार बदलने का लक्ष्य है, न किंग मेकर, कुछ नहीं। बिहार बदलने का आपके चैनल पे बहुत ह्यूमिलिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं, हम 0 सीट के लिए भी तैयार हैं और हम 243 सीटों के लिए भी तैयार हैं। जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो अपनी बात, इसीलिए मैंने बहुत दिन से कह रहा हूं कि हम किसी से लड़ने नहीं आए, ना यूपीए से मेरी लड़ाई है, ना एनडीए से मेरी लड़ाई है। मेरी वार्ता सिर्फ मेरे लोगों से है। उनसे कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी को हम लोगों को साथ में मिलकर बदलना है, आशीर्वाद दीजिए। जितने मिल जाएंगे सब सिर आंखों पे है, 0 भी सिर आंखों पे है, 243 भी 0 सिर आंखों। चलिए, आपने हर बात का जवाब बड़े ही साफ गोई से दिया, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि दिलीप जायसवाल दिल्ली तलब किए गए हैं। दिलीप जायसवाल को अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। तो अब अंतिम सवाल यही पूछ लेता हूं, क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने जितना पुलिंदा तैयार कर लिया दिलीप जायसवाल के खिलाफ,
क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि चुनाव से पहले इतना बड़ा आरोप और आरोपों की का जवाब देने खुद नहीं आ रहे हैं। और एक और सवाल इससे ज़्यादा कर दूं, मुझे पता चला है आपकी पार्टी के भीतर से ही कि बहुत सारे लोगों का आपने पुलिंदा तैयार कर लिया है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सबके खिलाफ आप पिटारा खोलने वाले हैं, इसकी सच्चाई क्या है? हम व्यक्ति पे कभी अटैक नहीं करेंगे, व्यवस्था और दल पे अटैक करेंगे। हम दिलीप जायसवाल पर नहीं अटैक कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। आपने कहा क्या इनकी कुर्सी जाने वाली है? 2014 के बाद क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे कि किसी की अकाउंटेबिलिटी कभी फिक्स हुई है? पुलवामा की घटना के लिए कोई पॉलिटिकल व्यक्ति गया? पहलगाम के लिए कोई पॉलिटिकल व्यक्ति गया? दर्जनों ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, कोई गया? एक समय था कि लाल बहादुर शास्त्री जी, क्या वो ट्रेन ड्राइवर थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन चला रहे थे। इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पर। माधवराव सिंधिया जी ने हवाई जहाज चला रहे थे क्या? वो अलग बात है कि बाद में बेचारे एक हवाई जहाज की दुर्घटना में उनकी मौत हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। एक नैतिकता, राजनीति में एक नैतिकता होती है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती। वो कहती है कोई जिम्मेदार नहीं। किस जिम्मेदारी के लिए? पुल गिर जाता है, लोग मर जाते हैं। कभी इस्तीफा दिया? देश की जनता को यह दिखना चाहिए कि एक ऐसा दल है जो सत्ता तो चाहती है, जवाबदारी नहीं। गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दिलीप जायसवाल जी की कुर्सी जाने वाली। हाँ, उनमें नैतिकता जाग जाए, वो खुद इस्तीफा दे दे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको कोई कहने वाला। वो भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर ही नहीं है। चलिए, वो कांग्रेस की कैरेक्टर थी। आपने बहुत सारे मुद्दे पर हमसे बात की, बहुत लंबा समय दिया और बड़े ही बेबाकी से आपने हर मुद्दे का जवाब दिया। और आपने बताया कि आखिरकार जन स्वराज की योजना क्या है। वो शून्य के लिए भी तैयार है, वो 243 के लिए भी तैयार है। आप सरकार बनाने में विश्वास नहीं रखते, आप बिहार बदलने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो चलिए, इन सारी बातों को हमने सुना, हमारे दर्शक भी जरूर सुनेंगे। और निश्चित तौर पर आपने TV9 को इतना वक्त दिया, सारी बातें कहीं, तहे दिल से शुक्रिया। और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उदय सिंह जी, TV9 से बात करने के लिए। तो ये उदय सिंह, लोकप्रिय नेता, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी, पार्टी की राय रखी, और साथ ही कहा कि किस तरीके से तमाम पार्टियों को और उनके नेताओं के नाम को भी एक्सपोज करेंगे जो दिलीप जायसवाल के कॉलेज से लाभान्वित हुए हैं। ये सीधी सीधी बात उदय सिंह जी ने TV9 से बातचीत में कही है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।